Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस. दोस्तों, ये चैनल का फर्स्ट वीडियो है. इस चैनल के ऊपर आपको रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज़ के वीडियो सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं जो आपके ऑल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे. रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन दैट मेक देम टेक अ लॉजिकल कंक्लूजन. मतलब यह है कि रीजनिंग हर इंसान की एक क्षमता है, एक एबिलिटी है जो उस इंसान को तार्किक निष्कर्ष निकालने पर मजबूर करती है. ठीक है, तर्क क्या है? तो अपने ही सोच विचार की शक्ति के द्वारा अगर हम किसी क्वेश्चन को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसे हम तर्क शक्ति कहते हैं. रीजनिंग आपके कंपटीशन एग्जाम में दो तरह से पूछा जाता है. सबसे पहले आपका सेक्शन आता है वर्बल रीजनिंग का, जिसको हम भाषिक रीजनिंग कहते हैं. दूसरा सेक्शन आपका आता है नॉन वर्बल, जिसको हम अभाषिक रीजनिंग हिंदी में कह सकते हैं. ठीक है, वर्बल रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में भाषा का यूज़ किया जाता है. मतलब लैंग्वेज में अगर हम कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो उसे आप वर्बल रीजनिंग कहेंगे. इसके अंदर आपको कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता के सवाल, जिनमें सामान्य सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी. जैसे अल्फ़ाबेट आपसे पूछ लिया जाए, अल्फ़ाबेट पर बनने वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएँ. ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, रैंकिंग ऑर्डर है, बैठक व्यवस्था है, तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं. कैलेंडर है, क्लॉक है, घड़ी देखना है ना, दिशा परीक्षण, तो ये सामान्य सी चीज़ें हैं. तो जनरल मेंटल एबिलिटी हम इनको कहते हैं. लॉजिकल रीजनिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी वो तार्किक होंगी, है ना, जिनमें कोई लॉजिक होगा. जैसे एनालॉजी का कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ए का संबंध इस ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा है, तो बताओ कि लॉजिकली ये संबंध कैसा होगा, है ना. तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना, लॉजिकली चीज़ों को सोचना पड़ेगा, भाई कैसा हो रहा होगा, ठीक है, या क्या होगा, है ना. जैसे सीरीज़ का क्वेश्चन है तो आपको सोचना पड़ेगा अगला टर्म क्या बनने वाला है, क्या हो सकता है ना. तो ये लॉजिक है. तो लॉजिकली बहुत सारे चैप्टर्स आपके होंगे, है ना, जो जिनको हम लॉजिकल रीजनिंग कहेंगे. एनालिटिकल में क्या होगा? विश्लेषणात्मक रीजनिंग जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है, जिसमें चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, है ना. जैसे आपका सिलोजिज्म है, कथन स्टेटमेंट है, इस तरह के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे आपके एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आने वाले हैं. पजल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? एक पहेली आपके सामने होगी, एक पैराग्राफ में चीज़ें, सिचुएशन दी होंगी, है ना, तो उसको आपको सुलझाना पड़ेगा कि भाई इसमें किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, क्या हो रहा है. जैसे ब्लड रिलेशन में हम देख सकते हैं फैमिली ट्री है ना, पजल खुद एक चैप्टर है. ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके पजल बेस्ड क्वेश्चन होंगे. नेक्स्ट आपका आता है डाटा सफिशिएंसी. डाटा सफिशिएंसी का मतलब ये है कि आपके सामने कुछ आंकड़े दिए जाएंगे, आप उस बेस पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. देन सॉल्व करने के बाद आप ये चेक करोगे क्या जो आंकड़े हमें दिए गए थे, जो डाटा हमें दिया गया था, क्या वो उस क्वेश्चन को बताने के लिए या प्रॉब्लम को, उसका सॉल्यूशन बताने के लिए, ठीक है, क्या आंकड़े सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं, तो इसको हम डाटा सफिशिएंसी कहेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वर्बल रीजनिंग के अंदर मिलने वाले हैं. नॉन वर्बल का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि भाई इसको हम आभासिक रीजनिंग कहते हैं. तो यहाँ जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बेसिकली डायग्राम पर आधारित होंगे, है ना. डायग्राम आपके सामने बना होगा, ठीक है, और नेक्स्ट आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा डायग्राम के फॉर्म में, है ना. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वाटर इमेज है आपका, ठीक है, मिरर इमेज है ना, पेपर कटिंग है, पेपर फोल्डिंग है. तो इस तरह के जो भी सवाल आपके होंगे वो आभासिक रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं. तो जनरली दो ही तरीके की रीजनिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है, वर्बल रीजनिंग होगा और नॉन वर्बल रीजनिंग. अगर हम एक एग्जाम के हिसाब से बात करें तो आपको पता है कि एसएससी सीजीएल की हम बात करें, सीएचएसएल की बात करें, आपको पता है कि भाई इसमें 25 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई जैसे वर्बल रीजनिंग है और नॉन वर्बल रीजनिंग है, तो हम एक एवरेज यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे कि भाई 20 से 22 क्वेश्चन आपको, या 22 से 23 क्वेश्चन जो हैं आपको 22 टू 23 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं. देन 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो रेशियो बनता है वो 90-10 का बन सकता है ना, कि भाई 90% चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली हैं और 10% चीज़ें यहाँ से मिलने वाली हैं. लेकिन दोस्तों हमें कंप्लीट पढ़ना है तो सारी चीज़ें ही हमें पढ़नी पड़ेंगी, चाहे वो वर्बल सेक्शन हो या नॉन वर्बल सेक्शन हो, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको 100% मार्क्स गेन करने हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए, सारी चीज़ें आपसे बननी चाहिए, चाहे क्वेश्चन 2 पूछे जाएँ या क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा पूछे जाएँ. आगे हम बात कर लेते हैं अपने कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि इस कोर्स में, इस कोर्स सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है. तो रीजनिंग के कंप्लीट कोर्स सिलेबस में कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें हम देखें अगर तो रीजनिंग का सारा हमने यहाँ पर सिलेबस कवर किया गया है, ठीक है, जिसमें आपको 40 से या 45 से ज़्यादा चैप्टर्स मिलने वाले हैं. सबसे पहला चैप्टर आपका आता है रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसको हम वर्णमाला परीक्षण बोलते हैं. सेकंड आपको चैप्टर मिलने वाला है कोडिंग डिकोडिंग. इसके बाद आपको मिलने वाला है एनालॉजी और सिमिलरिटी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, सीरीज जिसको हम श्रृंखला परीक्षण बोलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कंडीशनल नंबर एंड लेटर, डे डेट एंड टाइम, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक, ब्लड रिलेशन, इंसल्टिंग अ मिसिंग नंबर, डाइस टेस्ट, क्यूब और क्यूबाइड टेस्ट.
फिर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपको नेक्स्ट चैप्टर मिलता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, पजल टेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मैट्रिक्स, क्लरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट एंड एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजप्शन जिसको हम पूर्व धारणाएं बोलते हैं, ठीक है, कथन और तर्क, है ना, स्टेटमेंट एंड लॉजिक्स, इनइक्वालिटी, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, डाटा सफिशिएंसी अलग से एक चैप्टर, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स कंबाइंड होकर आपको क्वेश्चंस बनते हैं ना, कॉजेज एंड इफेक्ट, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग रीजनिंग। तो ये सारे चैप्टर जो हमने अभी डिस्कस करे हैं 35 के समथिंग, ये सारे चैप्टर आपके वर्बल रीजनिंग में आते हैं और इन्हीं में आपके 5-6 तरह के सवाल बनते हैं या 5-6 सेक्शंस में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं आपके ये नॉन वर्बल सेक्शन में आते हैं, जिसको हम आभासिक रीजनिंग कहते हैं, जिसमें आपका सीरीज आता है, एनालॉजी टेस्ट आता है, क्लासिफिकेशन आता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज आता है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग आता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर आता है, एम्बेडेड फिगर आता है, फिगर मैट्रिक है, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फिगर्स है, डेविएशन ऑफ फिगर है एंड मिसलेनियस। तो ये सिलेबस सारा का सारा आपका सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आगे हम दोस्तों अगर देखें तो इस वीडियो कोर्स में क्या नया है या क्या अलग है, ठीक है, बाकी लोगों से, तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, उस चीज़ की अवधारणा आपको बहुत अच्छे से आती है, तो सवाल आप सॉल्व भी कर सकते हैं, प्लस सवाल आप बना भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी सवाल अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं, अगर हमें उस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि उस चीज़ की अवधारणा क्या है, हम उस चीज़ की अगर बात करें तो उसको कैसे बनाया गया होगा, ठीक है ना, पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो जब हमें सारी चीज़ें पता होंगी कि कोई चीज़ किसी प्लेटफॉर्म पर कैसे रन हो रही है ना, कि उसको किस तरीके से बनाया गया है, कैसे हमें चीज़ें आगे सोचना है, कैसे करना है, हमें सब कुछ आता होगा, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ें हमें पता होंगी तो हम किसी भी सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में हर सवाल अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल ही सवाल नहीं पूछे जाते। रीजनिंग में बहुत सारे सवाल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, काफ़ी जटिल होते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट सबसे मेन होता है, हमें इसको पकड़ के रखना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आगे हम बात करें तो कॉन्सेप्ट में हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी है, सारी चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं कि हाँ भाई इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन अगर आपको क्लियर है ना, ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बन रही होंगी, ठीक है। तो इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, यूनिक अप्रोच को लेकर चलने वाले हैं, बाइलिंगुअल आपको कंटेंट मिलने वाला है, एंड चैप्टर में इंटरकनेक्टिविटी होगी। यूनिक अप्रोच का मतलब ये है जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में या हम हर एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग या मैथ्स में हमें टाइम एक लिमिट होती है कि भाई इस लिमिट के अंदर हमें सवाल करने हैं, इस लिमिट के अंदर हमें क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो जो बहुत कम होती है ना। बैंकिंग में आप देखें, एसएससी में आप देखें, किसी भी एग्जाम में आप बात करें, ठीक है, तो टाइम लिमिट बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास होता है, ठीक है। उस टाइम के अंदर अगर हमें क्वेश्चन करना है तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि हम सारे क्वेश्चंस पेन और पेपर पर लिख के करेंगे तो हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है ना। 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करना है 8-10 मिनट के अंदर, तो ये संभव नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन पेन पेपर पर लिखें और हम कंप्लीट भी कर लें, है ना। तो हमें एक यूनिक अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा कि हम 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो मेंटली हम कैलकुलेट कर पाएँ, है ना। अगर हम इतने क्वेश्चन मेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं तो बड़े आसानी से हम एग्जाम को क्रैक कर पा रहे होंगे। पर इसके लिए क्या जरूरी है कि हमें कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आता हो, प्रैक्टिस हमने करी हो, ठीक है, और हम चीज़ों को फास्ट कर पा रहे हैं। तो फास्ट हम कब कर पाएंगे, जब हम चीज़ों को रिकॉल जल्दी कर पाएंगे, ठीक है, कि अगर हमने कोई चीज़ कोई कॉन्सेप्ट समझा है, कोई चीज़ हमने लर्न करी है, कोई फॉर्मूला है, तो हम उसको रिकॉल जल्दी कर पाएँ। तो अगर रिकॉल जल्दी कर पाएंगे तो हम क्वेश्चन भी जल्दी कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मैं अगर मान के चलता हूँ कि भाई हमें एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय मिलता है, ठीक है, तो 30 सेकंड के समय के लिए हमें उस क्वेश्चन को या उस कॉन्सेप्ट को 5 से, है ना, 10 सेकंड के अंदर रिकॉल भी तो करना पड़ेगा। अगर हमें वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी कि भाई इसमें ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को, है ना, 30 सेकंड के अंदर क्रैक कर पाएंगे, 30 सेकंड के अंदर हम उसको कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं जिसमें हम अल्फ़ाबेट को याद करने का एक बेहतर तरीका देखेंगे, ठीक है, विजुअलाइजेशन से कि हम अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू हैं, ठीक है, A to Z, उनको हम कैसे बड़े आसानी से याद कर सकते हैं एक बार में हमेशा के लिए, और हम उनको जल्दी रिकॉल कर पाएँ 1 सेकंड में, ठीक है। अपोजिट लेटर्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों इससे क्या होगा कि अगर आप इन चीज़ों को या इस वीडियो को देखेंगे तो इससे अगले जो 5 चैप्टर हैं नेक्स्ट, है ना, जिसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो अगले नेक्स्ट 5 चैप्टर हैं, इन 5 चैप्टर्स में आपको इनका यूज़ सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो अल्फ़ाबेट टेस्ट होगा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट आपका होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। मैं जो भी वीडियोस यहाँ पर लेकर आऊँगा, ठीक है, तो उनके जो कंप्लीट PDF हैं, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कंप्लीट PDF आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उस लिंक से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको वीडियो
की PDF अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो के रिगार्डिंग दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो इसी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।